नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 2 महीने बाद घरेलू विमान सेवाएं आज से शुरू। पटना से 5 शहरों दिल्ली, बेंगलुरू, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर के लिए शुरू हुई विमान सेवा। प्रदेश में आज कोविड-19 के 112 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2686 हुई। उल्लासपूर्ण माहौल में सादगी के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित। 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सासाराम प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। पटना सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 2 महीने बाद घरेलू विमान सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर व्यापक प्रबंध किये गये हैं। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक BCH नेगी ने कहा कि यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बट इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने अरेंजमेंट इस तरह से किया है कि पैसेंजर्स को कम से कम असुविधा हो। पटना हवाई अड्डा से 5 शहरों दिल्ली, बेंगलुरू, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हुई हैं। पटना एयरपोर्ट पर आज पहली फ्लाइट सुबह 6:30 बजे पहुंची। दिल्ली के लिए 9 फ्लाइट, मुंबई बेंगलुरू के लिए 3-3 फ्लाइट तथा अमृतसर के लिए 1 फ्लाइट का संचालन हो रहा है। नये शेड्यूल के अनुसार 24 घंटे के स्थान पर 14 घंटे ही विमानों का परिचालन होगा। हवाई यात्रियों ने फिर से विमान सेवा शुरू करने के फैसले की सराहना की है। फर्क तो है ही ना, जो पहले होता था आज की डेट में दिस इज न्यू एक्सपीरियंस। पहले जो होता था उसकी तुलना में आज की डेट में बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है, अगर पूरी सावधानियां रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। उड़ान सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा यात्रा के दौरान भी सभी सावधानियों का पालन करना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले यात्रियों की जांच की जाए। इसके अलावा राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने वाले व्यक्तियों को ही हवाई, रेल और बस यात्रा की अनुमति दी जाए। वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित एहतियाती कदमों के संबंध में घोषणा की जाए और लोगों को जानकारी दी जाए। इन सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई की जाए और साबुन एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अगर किसी यात्री में कोरोना के किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कॉल सेंटर 1075 या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। वंदे भारत मिशन के तहत आज कतर में फंसे 146 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इन यात्रियों में से 142 बिहार के और 4 झारखंड के हैं। झारखंड के यात्रियों को विशेष बस से रांची भेज दिया गया है, जबकि बिहार के यात्रियों को होटलों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया है। प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 1129 ट्रेनों के माध्यम से 14.5 लाख से अधिक कामगार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं। आज 119 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1,96,350 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। सबसे अधिक 30 ट्रेन गुजरात से आई है। कल 108 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 1,77,000 यात्री पहुंचेंगे। लॉकडाउन के कारण 2 महीने से बंद पटना जिले के सभी मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज से खुल गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी। वहीं अन्य दुकानें ऑड इवन के फार्मूले के आधार पर खोली जाएंगी। प्रदेश में आज कोविड-19 के 112 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2686 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सबसे अधिक 21 मामले सहरसा से सामने आये हैं। दरभंगा से 16, अररिया से 12, बेगूसराय और कटिहार से 9-9, पटना से 8, भोजपुर और मधुबनी से 7-7, अरवल, भागलपुर, गोपालगंज और सुपौल से 3-3, औरंगाबाद, मुंगेर और सीवान से 2-2 तथा खगड़िया, मधेपुरा, रोहतास, नालंदा और सारण से 1-1 पॉजिटिव मामले आये हैं। 729 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 13 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 1809 प्रवासी श्रमिक पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 दिन में संक्रमितों की संख्या 2 गुना से अधिक बढ़ गई है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई है। इनमें 57,721 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से 4,021 लोगों की मृत्यु हुई है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। जैसे जैसे अब ऑफिस खुल रहे हैं, लोग वापस आ रहे हैं, एक तो ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग, ऑफिस में भी अगर आप बैठी हैं तो कम स्टाफ रखो, उनकी दूरी जो है कम से कम 6 फीट या 2 मीटर की दूरी में बैठे हो, आपस में खाना इकट्ठा ना खाएं। जैसे ऑफिस में अंदर आएं या ऑफिस के बाहर जाएं तो अपने सैनिटाइजर से हाथ साफ रखें। कई ऑफिस ये भी कर रहे हैं जो अच्छी है कि एक ही जगह से लोग अंदर आएं और एक दूसरी जगह से बाहर जाएं, जिससे मिक्सिंग ना हो, वन वे आना जाना हो, दरवाजों पे या रास्ते में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। नीति आयोग ने औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जांच के लिए नमूना संग्रहण के लिए अलग केंद्र बनाए जाने की पहल की सराहना की है। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि संग्रहण केंद्र पर ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे स्वास्थ्यकर्मी संदिग्ध रोगी के संपर्क में नहीं आता है। इससे स्वास्थ्यकर्मी के संक्रमित होने की आशंका काफी कम हो जाती है। मोतिहारी सदर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन के द्वारा कोरोना जांच शुरू हो गई है। खगड़िया के गोगरी कस्तूरबा विद्यालय स्थित क्वारंटीन केंद्र में खेलने के दौरान एक 3 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड स्थित एक क्वारंटीन सेंटर में बदहाली का आरोप लगाते हुए प्रवासियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। एसएसबी की टीम ने मोतिहारी से लगी नेपाल की सीमा से 59 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सूरत से लौटे थे और नेपाल जाने का प्रयास कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ईद उल फित्र का त्योहार आज उल्लासपूर्ण माहौल में सादगी के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस बार ईदगाहों और मस्जिदों के बदले घरों में ईद की नमाज पढ़ी गई। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मुस्लिम भाइयों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहली बार ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई। ईद के अवसर पर क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे लोगों के लिए भोजन के विशेष प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए सभी लोगों के स्वस्थ और समृद्ध रहने की कामना की है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने और नई इकाइयों की स्थापना के लिए जरूरी होने पर औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाएगा। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि वे लगातार व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम अभी बैठे हैं बीआईए के साथ, उनके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीडीसीआई के हों चाहे और भी लोग, अगर उनकी कोई दृष्टि हो, उनकी कोई दिशा हो तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर राज्य सरकार को कुछ करना है तो राज्य सरकार हर तरफ से मदद की है, हर सरकार से पहल की है। श्री रजक ने कहा कि उद्योग के अनुकूल वातावरण विकसित करने में बैंकों को भी सकारात्मक सहयोग करना होगा।
बैंकों का बिहार के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं रहा है। जहां उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 2020 तक लोग आवेदन कर ले, तो आवेदन तो कर लेंगे, लेकिन उसका निष्पादन, उसका ड्रॉल कब तक होगा, तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए और बैंकों पर अंकुश लगाना चाहिए। विदाउट गारंटी आप जब लोन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका भुगतान हो जाना चाहिए, उनका बैंकों के द्वारा सार्थक सहयोग मिले, ये बात होना चाहिए। राज्य सरकार एनआईसी की मदद से एक मोबाइल ऐप विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से कामगारों को रोजगार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस ऐप पर कामगारों के कौशल से संबंधित सभी जानकारियां होंगी, जिसके माध्यम से नियोक्ता कामगारों को अपनी जरूरत के हिसाब से काम उपलब्ध करा सकेंगे। ऐप के माध्यम से श्रमिकों को इस संबंध में सूचनाएं भेजी जाएंगी। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज स्थित एक क्वारंटीन केंद्र में रहने वाले लोगों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ कृषि और स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। केंद्र में रह रहे लोगों के बीच प्रशासन ने साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। केंद्र में अभी 20 महिला और पुरुष रह रहे हैं, जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी अक्षर ज्ञान करवाया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि इस पहल का सकारात्मक असर दिख रहा है। इस साक्षरता से इसको जाकर जो जोड़ देना है रोजगार से, साक्षरता से रोजगार तक का ये अभियान है। बिहार सरकार का निर्देश प्राप्त है, सभी हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का उन लोगों के द्वारा हम लोग को प्रेरित किया जा रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। हमें साक्षरता अभियान शुरू करते हुए रोजगार सृजन तक जाएं और इसके लिए ये कार्य एक छोटी सी शुरुआत है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। अक्षर ज्ञान के अलावा इन लोगों को श्री विधि से खेती करने का तरीका भी बताया जा रहा है। साथ ही स्वरोजगार के लिए इन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि ये सभी क्वारंटीन केंद्र से निकलने के बाद खुद का स्वरोजगार कर सके। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सहायता से किसानों का जीवन आसान हुआ है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम राकेश कुमार है, ग्राम सिंघुई, पंचायत बदोखरा, जिला रोहतास का निवासी हूँ। मुझे पीएम किसान का पैसा हर महीना पे 2000 रूपये मिलता है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। मैं जयप्रकाश मुखिया, ग्राम बवई निवासी रहने वाला हूँ। किसान निधि योजना से मुझे 2000 रूपये मिला है। मैं उस रुपया का उपयोग खेती और कुछ खाने का सामान खरीद कर उपयोग किया हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद दे रहा हूँ। मैट्रिक का परीक्षा परिणाम कल घोषित किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा परिणाम जारी करेंगे। रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाइट ऑनलाइन bscb.in और biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेगा। गोपालगंज जिले के हथुआ के रूपनचक गांव में अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में पति और पत्नी शामिल हैं, जबकि उनके 2 पुत्र गोलीबारी की घटना में घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल बरामद की है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बेगूसराय जिले के मंझौल के पवरा में गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। तेज धूप और शुष्क हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का सासाराम प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। गया का अधिकतम तापमान 45.7, पटना का 40.2, भागलपुर का 40 और पूर्णिया का 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान गर्मी बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। विभाग ने कहा है कि 28 मई से मौसम के रुख में परिवर्तन आएगा और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 2 महीने बाद घरेलू विमान सेवाएं आज से शुरू। पटना से 5 शहरों दिल्ली, बेंगलुरू, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर के लिए शुरू हुई विमान सेवा। प्रदेश में आज कोविड-19 के 112 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2686 हुई। उल्लासपूर्ण माहौल में सादगी के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित। 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सासाराम प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।